Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है न्यूट्रिशन। और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बैलेंस डाइट। सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। देखिए बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हम इंसान ऑर्गेनिजम्स फूड खाते हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सके। और इसी चैप्टर में हमने ये भी देखा कि न्यूट्रिएंट्स कई किस्म के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स में से कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा चाहिए होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको कम चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जबकि विटामिन और मिनरल्स आपको थोड़े कम चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स ये एनर्जी सोर्सेस हैं, जबकि विटामिन और मिनरल एनर्जी सोर्सेस नहीं है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स में से आपको प्रोटीन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो बिल्डिंग मटेरियल है आपकी बॉडी का। फैट चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमें तमाम न्यूट्रिएंट्स चाहिए और डिफरेंट क्वांटिटी में चाहिए, अलग अलग मिकदार में चाहिए। ऐसे ग़िज़ा को, ऐसी डाइट को जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं और प्रॉपर मिकदार में पाए जाएं, प्रॉपर पोर्शन में पाए जाएं। जो न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा हो डाइट में, जो न्यूट्रिएंट्स आपको कम चाहिए वो कम हो। ऐसी डाइट को आप बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब हुआ एक ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो और प्रॉपर मिकदार में मौजूद हो। कोई न्यूट्रिएंट्स हद से ज़्यादा ना हो, कोई न्यूट्रिएंट बहुत कम ना हो। ठीक है, तो ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। दो बात याद रखिएगा, तमाम न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और प्रॉपर मिकदार में होने चाहिए, उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। बैलेंस डाइट जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए, इंसान के लिए। अगर हम प्रॉपर ग्रोथ चाह रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है वो प्रॉपर तरीके से हो, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है वो हेल्थ गुड रहे और गुड हेल्थ हमारी मेंटेन रहे, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होगी। अगर हमारी डाइट बैलेंस ना हो, अगर हमारी डाइट में कोई न्यूट्रिएंट हो ना, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स ना हो, कोई एक आध न्यूट्रिएंट एब्सेंट हो, या फिर न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर ना हो, तो फिर इन कंडीशंस को माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। आज के वीडियो में आगे जाके हम माल न्यूट्रिशन को भी डिस्कस करेंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है और फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी पर। ठीक है, तो डाइट, बैलेंस डाइट क्या हुआ? एक ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर पोर्शन में, प्रॉपर मिकदार में, प्रॉपर क्वांटिटी में शामिल हो, उसे आप बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर एक इंसान की डाइट बैलेंस हो तो उसको तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रॉपर पोर्शन में मिलेंगे, तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर रहेगी, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी प्रॉपर रहेगा, और उसकी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी। अब बच्चों, ये जो बैलेंस डाइट होती है ये डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स पर, काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि एज के हिसाब से बैलेंस डाइट होती है जी। बचपन के अंदर जो है वो बैलेंस डाइट थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो एडल्टहुड होता है इसमें डाइट जो होता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम चाहिए होते हैं। इसी तरह जेंडर पे डिपेंड करती है, मेल की डाइट ज़रा डिफरेंट होती है, फीमेल की डाइट ज़रा डिफरेंट होती है। मेल की डाइट के अंदर आपको प्रोटीन्स थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि मेल की बॉडी में मस्कुलर टिश्यूज़ थोड़े ज़्यादा होते हैं, जबकि फीमेल की बॉडी में आपको जो है मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह डाइट जो होती है वो एक्टिविटी पर भी डिपेंड करती है, आपकी एक्टिविटी क्या है उस एतबार से भी आपकी डाइट होती है। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बैठ के काम कर रहे हैं, आपका जो वर्क है उसकी नोयत ऐसी है कि बैठ के काम करना पड़ रहा है, तो फिर आपकी डाइट ज़रा डिफरेंट होगी। और अगर आपकी डाइट ऐसी है कि आपको भाग दौड़ कर काम करना पड़ रहा है, वज़न उठाने पड़ रहे हैं, तो फिर आपकी डाइट ज़रा डिफरेंट होती है। तो डाइट जो होती है, बैलेंस डाइट, वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स पर। तो उनमें से हम 3 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, एज, जेंडर और एक्टिविटी। तो एज की बात करते हैं। एज के एतबार से जो है वो हमारी डाइट ज़रा डिफरेंट होती है। सबसे पहले चाइल्डहुड की बात करते हैं। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, यानी आप समझ लें पैदा होने से लेके 12-13 साल तक की एज को चाइल्डहुड कहा जाता है। चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चे होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं,
इस एज पीरियड टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो बच्चों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, खेलते कूदते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इस एज के अंदर बच्चा जो है उसकी ग्रोथ भी बड़ी रैपिड हो रही होती है, काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा होता है वो। हर एक साल बाद आप देखें उसकी बॉडी में, उसकी हाइट में काफ़ी चेंज आ रहा होता है, प्लस उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा यहाँ पर इस एज ग्रुप में यानी कि चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चों को डाइट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एक तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, फिर डे बाय डे इंक्रीज हो रही होती है। यानी कि समझ लें 1 महीने पहले जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम थी, अब थोड़ी सी बच्चे की एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई तो अब फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो। तो इस एज के अंदर बच्चे की डाइट कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर एनर्जी जो है वो ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहे और एनर्जी वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस एज के अंदर फिर जो है इंसान की डाइट जो है वो ऐसी रखें आप, बैलेंस डाइट जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट शामिल हो। और इसके लिए ये किया जाता है कि जी एक तो डाइट जो है वो अच्छी ली जाती है, मुख्तलिफ उसमें न्यूट्रिएंट्स की, और कम मिकदार में बार बार खिलाई जाती होती है बच्चों को। मिसाल के तौर पे जैसे 9 बजे आपने जो है उसको दूध पिला दिया बच्चे को, फिर 11 बजे जो है आपने उसको कोई जूस पिला दिया, फिर 1 बजे हल्की सी ग़िज़ा खिला दी, दाल रोटी या चावल खाना यानी आपने उसको खिला दिया, फिर 4 बजे जो है आपने उसकी हाइट ही कुछ उसको जो है वो कुछ अच्छी सी चीज़, मीठी सी चीज़ कुछ बना के खिला दी, रात के टाइम पे उसको खाना, यानी उसको थोड़ा थोड़ा मिकदार में खाना खिलाया जाए और बार बार खिलाया जाए। तो ये उसके लिए फिर बैलेंस डाइट है। इससे इसको तमाम न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं और जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है ना, तो आपने उसको भी काउंटर कर दिया। फिर चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस की बात करते हैं। एडोलेसेंस का मतलब होता है जी 13 साल से लेकर समझ लें 15 या 18 साल तक की एज को एडोलेसेंस कहा जाता है। इस पीरियड में इंसान जो है उसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ हो रही होती है, उसकी डेवलपमेंट बड़ी तेज़ हो रही होती है। ना सिर्फ उसका कद बढ़ रहा होता है बल्कि उसकी बॉडी के अंदर की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी रैपिड हो रही होती है। सेकेंडरी कैरेक्टर्स बन रहे होते हैं। अगर मेल होता है तो उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी भारी होने लग जाती है, उसकी मूँछें आने लग जाती हैं। फीमेल होता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी पतली हो जाती है, बाल जो है उसके काफ़ी ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो इस पीरियड में ना सिर्फ इंसान की जिस्मानी ग्रोथ हो रही होती है बल्कि बॉडी के अंदर डेवलपमेंट भी चल रही होती है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं, उनके सिस्टम्स अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। लिहाजा डाइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल हो और प्रॉपर मिकदार में शामिल हो। तो इस एज में बैलेंस डाइट इंतहाई ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद थर्ड एज ग्रुप कहलाएगा हमारा अडल्टहुड। अडल्टहुड का मतलब होता है 18 साल से ऑनवर्ड, यानी 18 ईयर्स के बाद से आगे की पूरी जो लाइफ टाइम होता है उसको हम अडल्टहुड कहते हैं। अडल्टहुड के अंदर जो है वो ग्रोथ यानी कि हाइट तो इतनी नहीं बढ़ रही होती बच्चों की और आदमियों की औरतों की हाइट नहीं बढ़ रही होती, बॉडी के अंदर की डेवलपमेंट भी सिस्टम्स भी सारे डेवलप हो जाते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी ज़्यादा डेवलप हो चुके होते हैं। तो इस टाइम पर ग्रोथ और डेवलपमेंट इतनी रैपिड नहीं हो रही होती, बट हमें जो है बॉडी के अंदर चीज़ों को मेंटेन करना है, ऑर्गन्स को मेंटेन करना है, ऑर्गन्स के फंक्शंस को मेंटेन करना है। लिहाजा इस टाइम पर हमें ऐसी डाइट चाहिए होती है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ताकि हमारी बॉडी में सेल्स अगर डैमेज हो रहे हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं तो उनकी रिपेयरिंग प्रोटीन के ज़रिए की जा सके। तो हमें इस एज में अडल्टहुड में ऐसी डाइट रखनी होती है जिसमें प्रोटीन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो और विटामिन मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस एज ग्रुप में, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स का एनर्जी से ताल्लुक नहीं होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होता है। तो हमें इस एज के अंदर विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन का इंतहाई जो है वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बल्कि अक्सर जो है लोग इस एज के अंदर विटामिन और मिनरल्स को सप्लीमेंट्स के थ्रू हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस एज फैक्टर में, ताकि हड्डियाँ जो है वो मजबूत रहें, दांत जो है वो मजबूत रहें। विटामिन बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारा ब्लड मेंटेन रहे, हमारी आंखों की फंक्शनिंग जो है वो मेंटेन रहे, हमारे दांत, हमारे गम्स जो है वो मजबूत रहें। प्रोटीन हमें चाहिए ताकि हमारे सेल्स अगर डैमेज हो रहे हो तो फिर वो रिपेयरिंग हो सके, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है और मेंटेनेंस है वो सही सही चलती रहे। तो ये हो गया एज। अब बात करते हैं जेंडर पर। तो जेंडर्स के एतबार से भी बैलेंस डाइट डिफरेंट होती है। मेल की डाइट डिफरेंट होगी, फीमेल की डाइट डिफरेंट होगी। मेल की डाइट, चूँकि मेल में मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा होते हैं, उनकी बॉडी का साइज़ भी ज़रा बड़ा होता है कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, तो इसलिए मेल की जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर हमें जो
बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, इनकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, खास करके ना प्रोटीन की। मेल की डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा है, तो उन्हें अपने इस मस्कुलर टिश्यू को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा। जबकि जो वुमेन्स होती हैं उनको कैल्शियम और मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इसी तरह थर्ड जो फैक्टर है जिस पे हमारी बैलेंस डाइट डिपेंड करती है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है आपकी रोज़मर्रा की नोयत, काम की नोयत, इसको आप एक्टिविटी कहते हैं। अगर हम जेंडर के अतबार से कंपेयर करें तो मैन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू वुमेन। तो मैन की एक्टिविटी ज़्यादा है, लिहाजा उनको अपनी डाइट में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, जबकि वुमेन की जो एक्टिविटी कम है तो उनको डाइट में एनर्जी जो है वो थोड़ी लेस चाहिए होती है। इसी तरह अगर हम सेम जेंडर के अंदर देखें, जैसे मैन की बात करें तो मैन भी, उनकी एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। दिन भर जो है हम घूमते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो हमारी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जबकि रात में हम जो है वो बैठ जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, तो रात में हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो दिन भर हमें जो है वो, यानी हमारी जो डाइट उठने के बाद दोपहर का जो खाना होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम जो दोपहर का खाना हासिल करते हैं वो बड़ा जो है वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स हो, बिलखुसूस उसमें एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स शामिल हो, ताकि फिर दिन भर की जो हमारी हाई एक्टिविटी है उसे हम कूप कर सकें। जबकि रात का जो खाना होता है वो इतना हैवी नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस, वो उसमें जो है तमाम न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम हो, हल्का खाना खाना चाहिए। सिमिलरली अगर हम फीमेल की बात करें तो नॉर्मल फीमेल में, प्रेग्नेंट लेडी में फिर ज़रा डिफरेंट हो जाता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर होती हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी, उनके अंदर जो है फिर वो फूड काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा निस्बतन इन नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अबार से। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो बैलेंस डाइट हो गया, अब आते हैं माल न्यूट्रिशन पे। मैंने आपको बताया कि अगर आपके ग़िज़ा में तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल हो और प्रॉपर मिकदार में शामिल हो तो उसको आप कहते हैं बैलेंस डाइट। और अगर इंसान ऐसी ग़िज़ा खाए जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो या तो कोई एक आध न्यूट्रिएंट्स कम हो, या कोई न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा हो, या हो ही ना, एब्सेंट हो या हद से ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब जिस्म के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की हद से ज़्यादती हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कोई न्यूट्रिएंट, या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप जो है वो ऐसा खाना खाएं जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा है, ऐसी आपकी डाइट है जिसमें कि फ़ैट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपके जिस्म में फ़ैट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। सो माल न्यूट्रिशन इज़ अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अ बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स और टू मच न्यूट्रिएंट्स। या तो आपकी बॉडी को कोई एक आता न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल रहा, कम हुआ है, या फिर कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो, तो इन दोनों कंडीशंस को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन बच्चों दो किस्म का होता है, एक कहलाता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, एक कहलाता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो डिले हो जाती है, यानी कि उनकी जो जिस्म बढ़ने का जो होता है ना वो ज़रा स्लो हो जाता है। हम कहते हैं जी कि कद नहीं बढ़ रहा बच्चे का कद रुक गया। हम कहते हैं भाई इस एज में तो देखो दूसरा जो बच्चा है उसका कद थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इस बच्चे का जो है वो कद थोड़ा डिफरेंट है। तो ये होता है ड्यू टू क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। और एक्यूट माल न्यूट्रिशन की वजह से जो बच्चे की हाइट है उसके एतबार से उसका वेट जो है वो सही नहीं होता, गैर मुनासिब होता है। यानी अगर हाइट जो है फॉर एग्जांपल 2 फुट है, 3 फुट है, तो उस हिसाब से सपोज करें 20 किलो होना चाहिए वेट, तो 20 नहीं है 10 है, तो हाइट के हिसाब से वेट की कमी हो जाती है अगर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जिस्म में हो। अब माल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि अगर हमारे बॉडी में माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कोई एक आध न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा हो जाए या कोई एक आध न्यूट्रिएंट कम हो जाए, ठीक है, तो उसके क्या असरात हमारी बॉडी पर आते हैं, इसको हम कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले है जी स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है एनर्जी की कमी हो जाना, आपके जिस्म में एनर्जी की कमी हो जाना। यानी अगर आप ऐसी ग़िज़ा लें जिसमें एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत कम हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा कम हो, तो ऐसी ग़िज़ा अगर आप कंटिन्यूसली लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है। इनकी बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाए तो इस कंडीशन को, इस इफेक्ट को हम स्टारवेशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंसानों में अगर स्टारवेशन हो जाए तो उनका वज़न बहुत कम हो जाता है, उनके जो ऑर्गन्स हैं
उनमें परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है और मौत भी वाकई हो सकती है, मर भी सकता है इंसान। इसके अलावा हार्ट डिजीज, अगर आप ऐसे ग़िज़ा लेते हैं जिनके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन हो जाए किस चीज़ का, फैट का, ठीक है, यानी आपके जिस्म में फैट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो फैट जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज कर देता है। फैट जो है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट होता है, तो जाहिर बात है फैट ज़्यादा होगा तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने से हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है वो हमारी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, यानी वो बीमारियां जिनका ताल्लुक हमारे दिल या हमारे ब्लड वेसल्स से होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 9, उसमें हम इन डिजीज को पढ़ेंगे। सो अगर हमारी डाइट में फैट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने लगता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, और ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने से हमें दिल और जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके डिसऑर्डर्स जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, एंजाइना हो गया, ऐसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे इफेक्ट। ये है जी हार्ट डिजीज। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। अगर हमारे खाने में इरेगुलरिटी आ जाए, अगर आपके खाने में इरेगुलरिटी आ जाए, जैसे कि आप जो है कभी दोपहर का खाना 1 बजे खा रहे हैं, कभी दोपहर का खाना 4 बजे खा रहे हैं, कभी दोपहर का खाना 9 बजे खा रहे हैं, तो इससे आपकी डाइट के अंदर इरेगुलरिटी कहते हैं इसको। तो अगर डाइट के अंदर इरेगुलरिटी हो तो फिर उससे एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट डिस्चार्ज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट, यानी बहुत देर में हम जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड फीस होता है, बहुत ज़्यादा सख्त वेस्ट प्रोडक्ट होगा और काफ़ी देर से डिस्चार्ज हो रहा होता है। इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फिर इससे जो है पेट में दर्द होने लग जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है। और उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में ना एक्सेस फैट जमा होना शुरू हो जाए। हमारे जिस्म के अंदर हमने बात की थी इसी चैप्टर में कि जो एक्सेस फैट होता है, हमारे स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू मौजूद होते हैं। हमारा जो एक्सेस फैट होता है, जो फालतू फैट हमारी डाइट के अंदर होगा, वो एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अब अगर बहुत ही ज़्यादा हमने फैट लिया हुआ है तो फिर एडिपोज टिश्यू में बहुत ज़्यादा फैट जाके डिपॉजिट होगा, जमा होगा, और हमारी बॉडी में फैट की समझने लेयर्स चढ़ जाएंगी। तो वो बाहर से मोटापा, जिसको आप कहते हैं ना उर्दू ज़बान में, मोटापा आ जाता है। और मोटापा भी किस चीज़ का होगा? फैट का, चर्बी का मोटापा होगा। इस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। फिर जाहिर है इसका ताल्लुक क्योंकि फैट से हो रहा है, तो इससे जो है एक तो हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाती है बंदे में, हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाती है, वो फिजिकल एक्टिविटी उसकी जो है वो कम हो जाती है, सुस्त हो जाता है। तो इसके काफ़ी फिर इफेक्ट पड़ने लग जाते हैं। तो ये है जी इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी अगर आपकी ग़िज़ा में माल न्यूट्रिशन हो जाए, आपकी बॉडी में माल न्यूट्रिशन हो जाए, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, किसी न्यूट्रिएंट की ज़्यादती हो जाए, तो फिर उससे जो हमारी बॉडी में इफेक्ट डेवलप होते हैं, उनमें एक हमने पढ़ा ओबेसिटी, एक हमने पढ़ा कॉन्स्टिपेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और स्टारवेशन हो जाती है। अब बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन, यानी हमारे मुआशरे की वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से फिर माल न्यूट्रिशन हो रहा होता है। ठीक है, हमारे मुआशरे में बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं जो फिर हमारी बॉडी में माल न्यूट्रिशन का बाइस बनते हैं। उसमें पहली है जी फूड इनसफिशिएंसी, यानी फूड की कमी। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो है वो ज़मीनी कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं होती, फूड ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे। सो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं आपकी दुनिया में जो फूड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। तो फिर ऐसे मुल्क जो है वो क्या करते हैं, वो दूसरे मुल्क से जो है वो फूड परचेज करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे ऐसे ममालिक हैं जहाँ तो फूड प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, प्लस वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो दूसरे मुल्क से फूड खरीद सकें, तो फिर उनके मुल्क के अंदर फूड की कमी हो जाएगी। तो जब उनके लोग जो है, जब वो फूड की कमी होगी तो फिर जाहिर है उनको ग़िज़ा सही नहीं मिल पा रही होगी, तो उनके अंदर उनकी बॉडी में माल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाएगा। एक तो ये बड़ा रीज़न हो जाता है जी फूड इनसफिशिएंसी का। बहुत से ऐसे ममालिक हैं हमारी दुनिया में जहाँ ना तो फूड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो, ना ही उनके पास इतनी इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है कि वो दूसरे मुल्क से फूड खरीद सके। तो उन ममालिक के अंदर फूड की कमी है, वहाँ लोगों को डाइट नहीं मिल पा रही, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही, उनमें माल न्यूट्रिशन हो रहा है, ख़ास करके उनके अंदर स्टारवेशन हो जाता है, उनके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। इसके अलावा और भी रीज़न होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी मुल्क में सैलाब आ गया,
किसी मुल्क में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा, जो एग्रीकल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो फूड इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो जाता है अक्सर ऐसा, सैलाब आ जाता है, बारिश नहीं हो रही होती तो फसलें तबाह हो जाती हैं या फसलें उगती नहीं है, तो उससे क्या होता है जी कि हमारे यहाँ फूड की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, फूड की कमी हो जाती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे मुल्क हैं वहाँ पे फसलें उजड़ जाती हैं जी पूरे सैलाब आने की वजह से, और फिर उनके अंदर फूड की, उस मुल्क में फूड की इनसफिशिएंसी हो जाती है। इसी तरह ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फूड इनसफिशिएंसी का फैक्टर होता है। पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन फूड की जो पैदावार है वो इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या होगा, पहले खाने वाले 1 थे, अब खाने वाले 10 हैं, तो इससे भी फूड की कमी हो जाएगी और फूड की कमी से फिर माल न्यूट्रिशन हो जाती है। इसके अलावा पोवर्टी यानी गुर्बत, अच्छा ऐसे बहुत से ममालिक हैं वहाँ पे चले फूड तो मौजूद है लेकिन लोग जो है वो गरीब हैं, लोगों के वहाँ उस ममालिक में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, फूड बहुत महंगा है, लोगों के अंदर इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, इतना पैसा नहीं है लोगों के पास कि वो फूड को परचेज कर सकें, तो फिर वो कम फूड परचेज करते हैं, कम फूड खाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स की, उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और फिर माल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है। तो ऐसा भी है बहुत से ममालिक के अंदर कि वहाँ इन्फ्लेमेशन और पॉवर्टी की वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। ऐसे ममालिक के अंदर फिर फूड की भी कमी हो जाती है, वो फूड की भी इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे होते, लोग जो है वो फूड खरीद भी नहीं पा रहे होते और उनके अंदर जो है वो फिर माल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है। इसी तरह एक और फैक्टर है जी, हमारे सोशल प्रॉब्लम से एक और हमारे मुआशरे में फैक्टर पाया जाता है जिसकी वजह से मेल फीमेल में माल न्यूट्रिशन हो जाती है। हमारे अक्सर कुछ ऐसे मुआशरे होते हैं जो औरत और आदमी में फ़र्क पैदा करते हैं और औरत और आदमी में जो है वो फ़र्क रखते हैं, औरत को थोड़ा कम समझते हैं, आदमी को थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, और डाइट भी फिर लड़कों को बहुत अच्छी डाइट दी जा रही होती है और लड़कियों को बहुत जो है वो ज़्यादा मुनासिब डाइट नहीं दी जा रही होती। तो लड़का तो सही डेवलप होगा बट जो लड़की है उसके अंदर डाइट की कमी हो जाएगी। तो ऐसे कल्चरल प्रेफरेंसेस, ऐसे हमारे बहुत सारे ममालिक में कल्चर है कि वहाँ पर बॉयज़ को गर्ल्स पर फोकियत दी जा रही होती है, तो ऐसे केसेस के अंदर फिर लड़कियों में माल न्यूट्रिशन जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके अलावा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी इफ़ेक्ट कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम, माल न्यूट्रिशन अगर हो जाएगा तो उससे हमारे इम्यून सिस्टम में फ़र्क पड़ेगा, जिससे हमारी बॉडी का जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म से रेसिस्टेंस का निज़ाम होता है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, वो भी हमारा इफेक्ट पड़ता है और फिर जो इंसान है वो ना सिर्फ माल न्यूट्रिशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बल्कि वो इन्फेक्शन भी, उसके वो इन्फेक्शन के भी रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट बैलेंस डाइट एंड माल न्यूट्रिशन। अब आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यूज है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉल्ड, वो पीरियड जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी रैपिड हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो चाइल्डहुड होता है उसमें एक्टिविटी बहुत, ग्रोथ भी रैपिड होती है लेकिन एक्टिविटी भी काफ़ी इंक्रीज होती है, तो डेवलपमेंट जो है, रैपिड ग्रोथ और रैपिड डेवलपमेंट एडोलेसेंस में हो रही होती है, ठीक है। तो एडोलेसेंस इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं इस लेक्चर के सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं है लेकिन सेक्शन सी से रिलेटेड कुछ डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज बैलेंस डाइट, डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच डाइट डिपेंड। बैलेंस डाइट क्या होती है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपने बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखी, अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स in proper portion according to the requirement of the body is called balanced diet. It helps in proper growth, metabolism and maintenance of good health. Energy requirement change throughout the life and depend on many factors such as age, sex and level of activity. So अब यहाँ पर आपने फैक्टर्स को बयान करना शुरू किया। सबसे पहले आपने एज फैक्टर की हेडिंग डाली, बैलेंस डाइट विद एज, और 3 एज आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और अडल्टहुड। ये तीनों की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, नोट डाउन कर लिएगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमने बयान किया ए बैलेंस डाइट विद सेक्स, जो हमने मेल फीमेल की बात की थी ना कि मेल की बैलेंस डाइट थोड़ी डिफरेंट होती है, फीमेल की बैलेंस डाइट थोड़ी डिफरेंट होती है, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और फिर आखिर में आपने बैलेंस डाइट विद एक्टिविटी एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, गिव टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन।
यानी आपको माल न्यूट्रिशन बताना है, उसकी जो 2 टाइप्स पढ़ी थी हमने, क्रोनिक और एक्यूट माल न्यूट्रिशन, वो बताना है, और जो उसके इफेक्ट हमने पढ़े थे, स्टारवेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स और ओबेसिटी, ठीक है, ये इफेक्ट्स आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपने माल न्यूट्रिशन की देख लें, हेडिंग लिखी है, नोट डाउन कर लिएगा यहाँ से, माल न्यूट्रिशन की आपने हेडिंग लिखी, फिर आपने यहाँ टाइप्स बताई, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन और एक्यूट माल न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद आप इफेक्ट्स की तरफ आते हैं, इफेक्ट्स आपने बताए, 4 इफेक्ट्स हमने पढ़े थे, स्टारवेशन, हार्ट डिजीज, कॉन्स्टिपेशन और ओबेसिटी। तो ये 4 इफेक्ट्स आपने यहाँ डिस्कस कर दिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इस आंसर को यहाँ से। इस चैप्टर, इस आज के लेक्चर में इन चारों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन। सोशल प्रॉब्लम्स माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो होती है उनको आपने एक्सप्लेन करना है, यानी हमारे मुआशरे की वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से फिर इंसानों में माल न्यूट्रिशन होने लग जाए, उन प्रॉब्लम्स को हम सोशल प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो हमें यहाँ डिस्कस करनी है। तो हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में इस टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह फूड इनसफिशिएंसी क्या होती है, फूड की कमी, और किस तरह इससे हमारी बॉडी में माल न्यूट्रिशन हो जाता है। पॉवर्टी मतलब गुर्बत, ये भी माल न्यूट्रिशन का बाइस बन जाती है। उसके बाद इनइक्वालिटी, यानी मेल और फीमेल को डिफरेंट समझना, फीमेल को कम समझना, जिससे फीमेल में माल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाती है। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कि माल न्यूट्रिशन की वजह से फिर जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो इंसान होगा, उसमें फिर इन्फेक्शन के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर लिया था, यहाँ से नोट डाउन कर लिएगा। सो दैट इज टुडेज टॉपिक अबाउट बैलेंस डाइट एंड माल न्यूट्रिशन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।